नमस्कार दोस्तों। आज की दुनिया जिस तेजी से बदल रही है, शायद पिछले कई दशकों में ऐसा बदलाव पहले कभी देखने को नहीं मिला। वैश्विक राजनीति, सैन्य गठबंधन, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और आर्थिक संतुलन, सब कुछ एक साथ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तनाव लगातार बढ़ रहा है। कहीं सीमाओं को लेकर विवाद है, कहीं संसाधनों को लेकर प्रतिस्पर्धा है और कहीं विचारधाराओं की टकराहट है। कुछ स्थानों पर यह तनाव केवल कूटनीतिक स्तर पर दिखाई देता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में यह तनाव सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। इन सब के बीच जो संघर्ष मिडिल ईस्ट में शुरू हुआ था, वो अब धीरे धीरे पूरी दुनिया को प्रभावित करने लगा है। ये संघर्ष केवल क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर वैश्विक शक्ति संतुलन, ऊर्जा बाजारों और समुद्री मार्गों तक महसूस किया जा रहा है। जो युद्ध पहले केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष माना जा रहा था, वो अब वैश्विक भू राजनीति का हिस्सा बन चुका है। इस संघर्ष की गूंज केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि यूरोप, एशिया और हिंद महासागर तक सुनाई दे रही है। हिंद महासागर, जिसे लंबे समय से वैश्विक व्यापार की धड़कन कहा जाता है, अब इस संघर्ष की छाया में आता दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में होने वाली हर घटना अब केवल एक स्थानीय घटना नहीं रह जाती, बल्कि उसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर महसूस किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी घटना की पूरी कहानी समझने की कोशिश करेंगे जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये केवल एक युद्धपोत के डूबने की कहानी नहीं है। ये कहानी है वैश्विक शक्ति संघर्ष की, बदलती कूटनीति की, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा की, ऊर्जा सुरक्षा की और उस प्रभाव की जो सीधे आम लोगों की जिंदगी पर पड़ सकता है। और इस कहानी की शुरुआत होती है 4 मार्च की एक सुबह से। 4 मार्च की सुबह हिंद महासागर में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। श्रीलंका के दक्षिणी तट पर स्थित गौल शहर से लगभग 40 नॉटिकल माइल्स दूर समुद्र की सतह पर एक युद्धपोत आगे बढ़ रहा था। समुद्र शांत था, हवा हल्की थी, लहरें धीमी गति से जहाज के किनारों से टकरा रही थीं। आसमान साफ था और दूर दूर तक केवल नीला समुद्र दिखाई दे रहा था। लेकिन उस समय वैश्विक राजनीति का माहौल बिल्कुल शांत नहीं था। समुद्र के इस शांत दृश्य के पीछे एक ऐसा भू राजनीतिक तनाव मौजूद था जो कभी भी विस्फोटक रूप ले सकता था। जिस युद्धपोत की बात की जा रही थी, उसका नाम बताया जा रहा था आरिस डेना। ये जहाज कोई साधारण जहाज नहीं था। ये एक आधुनिक सैन्य पोत था जिसे कई उन्नत तकनीकों से लैस किया गया था। इसमें आधुनिक राडार सिस्टम लगे हुए थे जो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक आने वाले खतरों का पता लगा सकते थे। इसमें मिसाइल लॉन्चर लगे थे जो हवा और समुद्र दोनों दिशाओं में हमला करने में सक्षम थे। इसके अलावा इसमें एंटी एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद था जो दुश्मन के विमानों या मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर सकता था। जहाज पर मौजूद सेंसर और निगरानी प्रणाली इसे समुद्र में एक अत्यंत शक्तिशाली सैन्य मंच बनाती थी। लेकिन इस जहाज की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि ये कुछ ही समय पहले भारत में आयोजित एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेकर वापस लौट रहा था। यह अभ्यास था मिलन 2026। मिलन एक्सरसाइज भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। इस अभ्यास की शुरुआत 1995 में हुई थी। उस समय इसका उद्देश्य था हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच सहयोग बढ़ाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना। शुरुआत में इस अभ्यास में केवल कुछ ही देशों ने भाग लिया था, लेकिन समय के साथ इसकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। आज मिलन अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण नौसैनिक आयोजनों में से एक बन चुका है। मिलन 2026 का आयोजन भारत के पूर्वी तट पर स्थित विशाखापट्टनम में किया गया था। इस अभ्यास में एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया। दर्जनों युद्धपोत, हेलीकॉप्टर और नौसैनिक विमान इस अभ्यास का हिस्सा बने। इस दौरान कई प्रकार के सैन्य अभ्यास किए गए, जैसे समुद्री सुरक्षा अभियान, एंटी पायरेसी ऑपरेशन, सबमरीन डिटेक्शन, मिसाइल डिफेंस, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और आपदा राहत अभ्यास। इन अभ्यासों का उद्देश्य केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य था देशों के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ाना। आज के दौर में समुद्र केवल व्यापार का मार्ग नहीं है, ये सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है। इसी कारण समुद्री सहयोग पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। इस अभ्यास में ईरान की नौसेना का भी एक दल शामिल हुआ था।
ये अपने आप में एक दिलचस्प घटना थी, क्योंकि ईरान और पश्चिमी देशों के बीच लंबे समय से तनाव चला आ रहा था। इसके बावजूद भारत ने इस आयोजन को पूरी तरह बहुपक्षीय बनाए रखा। भारतीय नौसेना ने इस आयोजन का संदेश दिया था, ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप और यूनाइटेड थ्रू ओशंस। विशाखापट्टनम में आयोजित नौसैनिक परेड के दौरान कई देशों के सैनिकों ने एक साथ मार्च किया। ईरानी सैनिक भी भारतीय नौसेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते दिखाई दिए। ये दृश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक माना गया। लेकिन शायद उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि केवल 2 हफ्ते बाद वही जहाज एक घातक हमले का शिकार हो जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार जब ये जहाज हिंद महासागर में आगे बढ़ रहा था, उसी समय समुद्र की गहराई में एक अमेरिकी पनडुब्बी मौजूद थी। पनडुब्बियां आधुनिक नौसैनिक युद्ध का सबसे खतरनाक हथियार मानी जाती हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत है अदृश्य रहना। ये पानी के नीचे कई दिनों तक बिना दिखाई दिए रह सकती हैं और अचानक हमला कर सकती हैं। इनकी तकनीक इतनी उन्नत होती है कि कई बार दुश्मन जहाज को पता ही नहीं चलता कि वो निगरानी में है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसी पनडुब्बी से एक MK-48 टॉर्पीडो लॉन्च किया गया। MK-48 टॉर्पीडो दुनिया के सबसे घातक नौसैनिक हथियारों में से एक माना जाता है। ये लगभग 50 नॉट की गति से पानी में चल सकता है। इसमें अत्याधुनिक सेंसर लगे होते हैं जो लक्ष्य की ध्वनि और गति का विश्लेषण कर सकते हैं। ये टॉर्पीडो अपने लक्ष्य का पीछा करते हुए उसे नष्ट कर सकता है। जब ये अपने लक्ष्य के नीचे पहुंचता है तो एक शक्तिशाली विस्फोट करता है। ये विस्फोट इतना ताकतवर होता है कि बड़े युद्धपोत भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा ही हुआ। कुछ ही सेकंड में टॉर्पीडो ने अपने लक्ष्य को निशाना बना लिया, एक जोरदार विस्फोट हुआ और जहाज बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। टॉर्पीडो के विस्फोट के बाद कुछ ही सेकंड में जहाज के भीतर अफरा तफरी मच गई। जहाज के निचले हिस्से में एक बड़ा छेद हो चुका था। समुद्र का पानी तेजी से जहाज के अंदर भरने लगा। जहाज पर मौजूद अलार्म सिस्टम सक्रिय हो गया। सायरन की तेज आवाज पूरे युद्धपोत में गूंजने लगी। कमांड सेंटर में मौजूद अधिकारियों ने तुरंत स्थिति को संभालने की कोशिश की। डैमेज कंट्रोल टीम को सक्रिय किया गया, लेकिन विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि जहाज के कई महत्वपूर्ण हिस्से तुरंत क्षतिग्रस्त हो चुके थे। कुछ ही मिनटों में जहाज का संतुलन बिगड़ने लगा। जहाज धीरे धीरे एक तरफ झुकने लगा। समुद्र की लहरें अब पहले से ज्यादा ऊंची महसूस हो रही थीं। डेक पर मौजूद सैनिकों को समझ आ चुका था कि स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है। कप्तान ने जहाज को बचाने की आखिरी कोशिश करने का आदेश दिया, लेकिन कुछ ही मिनटों में यह स्पष्ट हो गया कि जहाज को बचाना लगभग असंभव है। तभी एक आदेश दिया गया, अबैंडन शिप, यानी जहाज छोड़ने का आदेश। जहाज पर मौजूद सैनिकों ने तुरंत लाइफ जैकेट पहननी शुरू की। कुछ सैनिक लाइफ बोट की ओर दौड़े, कुछ ने सीधे समुद्र में छलांग लगा दी। समुद्र का पानी ठंडा था। चारों ओर धुआं और आग दिखाई दे रही थी। कई सैनिक घायल थे। कुछ सैनिकों को विस्फोट के दौरान गंभीर चोटें आई थीं। समुद्र में गिरने के बाद कई सैनिक लहरों से जूझते हुए एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर किसी को बचने का मौका नहीं मिला। कुछ ही मिनटों में वो विशाल युद्धपोत धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में समा गया। जहाज का अंतिम हिस्सा कुछ क्षणों के लिए पानी के ऊपर दिखाई दिया, फिर वो भी लहरों के नीचे गायब हो गया। हिंद महासागर की सतह पर अब केवल धुआं, मलबा और बचे हुए सैनिक दिखाई दे रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास मौजूद समुद्री सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया। सबसे पहले श्रीलंकाई नौसेना सक्रिय हुई। श्रीलंकाई नौसेना के गश्ती जहाज तुरंत उस क्षेत्र की ओर रवाना हुए। इसके अलावा कई हेलीकॉप्टर भी बचाव अभियान के लिए भेजे गए। समुद्र में खोज और बचाव का अभियान शुरू हुआ। लाइफ बोट में मौजूद सैनिकों को धीरे धीरे सुरक्षित बाहर निकाला जाने लगा। कुछ सैनिक समुद्र में तैरते हुए मिले। कई घंटों तक ये बचाव अभियान चलता रहा, लेकिन समुद्र बहुत विशाल होता है। कई सैनिक लहरों में बह गए। रिपोर्ट्स के अनुसार इस घटना में लगभग 87 ईरानी सैनिकों की मौत हो गई। कई सैनिक लापता भी बताए गए। ये घटना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुरंत सुर्खियों में आ गई। जैसे ही इस घटना की खबर सामने आई, दुनिया के कई देशों की सरकारों ने इस पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। ईरान ने इस घटना को बेहद गंभीर बताया। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि इस हमले की पूरी जांच की जाएगी। दूसरी ओर अमेरिका की ओर से आधिकारिक तौर पर इस घटना को लेकर कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया। कुछ अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना था कि ये एक चेतावनी हो सकती है, जबकि कुछ विशेषज्ञों ने इसे एक रणनीतिक संदेश बताया। लेकिन सच क्या था,
ये सवाल अभी भी अनुत्तरित था। ये घटना केवल एक युद्धपोत के डूबने की घटना नहीं थी। इसके पीछे कई बड़े रणनीतिक संकेत छिपे हुए थे। पहला संकेत, अब समुद्र केवल व्यापार का मार्ग नहीं रहा। दूसरा संकेत, वैश्विक शक्ति प्रतिस्पर्धा समुद्र तक पहुंच चुकी है। तीसरा संकेत, हिंद महासागर अब केवल क्षेत्रीय समुद्र नहीं रहा, ये अब वैश्विक भू राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। हिंद महासागर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्रों में से एक है। दुनिया के लगभग 80% समुद्री व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से गुजरता है। एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने वाले कई महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग यहीं से गुजरते हैं। तेल, गैस, खाद्यान्न, मशीनरी और कच्चा माल, इन सभी का वैश्विक परिवहन बड़े पैमाने पर समुद्र के रास्ते होता है। इसी कारण हिंद महासागर को अक्सर वैश्विक व्यापार की लाइफलाइन कहा जाता है। जो देश इन समुद्री मार्गों पर नियंत्रण रखते हैं, वे वैश्विक व्यापार पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। इसी कारण दुनिया की बड़ी शक्तियां इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बनाए रखना चाहती हैं। आज हिंद महासागर केवल व्यापार का मार्ग नहीं है, ये रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन चुका है। अमेरिका की नौसेना इस क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय है। भारत भी इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री शक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत के लिए हिंद महासागर केवल एक समुद्र नहीं है, ये उसकी सुरक्षा और आर्थिक हितों से सीधे जुड़ा हुआ क्षेत्र है। भारत लंबे समय से इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने की कोशिश करता रहा है। भारतीय नौसेना समुद्री सुरक्षा, एंटी पायरेसी ऑपरेशन और आपदा राहत अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाती रही है। भारतीय समुद्री रणनीति अक्सर सागर के सिद्धांत से जुड़ी हुई मानी जाती है। सागर का अर्थ है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इस नीति का उद्देश्य है कि हिंद महासागर क्षेत्र में सभी देशों के लिए सुरक्षा और आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जाए। लेकिन इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें अमेरिका और ईरान के रिश्तों को भी समझना होगा। आज अगर हम इन दोनों देशों को एक दूसरे के विरोधी के रूप में देखते हैं, तो ये हमेशा से ऐसा नहीं था। 1970 के दशक से पहले दोनों देशों के बीच काफी अच्छे संबंध थे। उस समय ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। शाह को अमेरिका का एक महत्वपूर्ण सहयोगी माना जाता था। लेकिन 1979 में सब कुछ बदल गया। 1979 में ईरान में एक बड़ी राजनीतिक क्रांति हुई। इस क्रांति ने पूरे देश की सत्ता संरचना को बदल दिया। शाह का शासन समाप्त हो गया और आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में एक इस्लामिक गणराज्य की स्थापना हुई। नई सरकार ने पश्चिमी प्रभाव को समाप्त करने की नीति अपनाई। यहीं से अमेरिका और ईरान के रिश्ते खराब होने लगे। 1979 में ही एक और बड़ी घटना हुई जिसने दोनों देशों के रिश्तों को और खराब कर दिया। तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया गया। ईरानी छात्रों के एक समूह ने दूतावास के कर्मचारियों को बंधक बना लिया। करीब 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। ये घटना अमेरिका के लिए एक बड़ा अपमान मानी गई। इसके बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध लगभग समाप्त हो गए। पिछले 2 दशकों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का सबसे बड़ा कारण बना ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका और उसके सहयोगियों का आरोप था कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में काम कर रहा है। ईरान ने हमेशा कहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। इस मुद्दे पर कई वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय वार्ताएं चलीं। 2015 में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। इस समझौते को JCPOA कहा गया। इस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर सहमति दी। इसके बदले उस पर लगे कुछ आर्थिक प्रतिबंध हटाए गए। लेकिन ये समझौता ज्यादा समय तक नहीं चला। 2018 में अमेरिका ने इस समझौते से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद ईरान पर फिर से कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए। इससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। आज दुनिया एक नए भू राजनीतिक दौर में प्रवेश करती दिखाई दे रही है। तकनीक तेजी से बदल रही है। ड्रोन, साइबर युद्ध और कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब युद्ध की रणनीतियों का हिस्सा बन चुके हैं। समुद्री युद्ध भी बदल रहा है। आधुनिक पनडुब्बियां पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें विकसित की जा रही हैं और भविष्य में स्वचालित ड्रोन जहाज भी युद्ध का हिस्सा बन सकते हैं। निष्कर्ष: 4 मार्च की सुबह हिंद महासागर में हुई वो घटना केवल एक सैन्य घटना नहीं थी, वो एक संकेत थी।
एक संकेत कि दुनिया एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। एक ऐसा दौर जहां शक्ति संतुलन बदल रहा है, जहां समुद्र, तकनीक और कूटनीति तीनों मिलकर वैश्विक राजनीति को आकार दे रहे हैं। आने वाले वर्षों में ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि दुनिया के बड़े देश इस बदलते परिदृश्य को किस तरह संभालते हैं। क्या सहयोग का रास्ता चुना जाएगा या प्रतिस्पर्धा और संघर्ष का? ये सवाल अभी खुला हुआ है, लेकिन इतना तय है कि आने वाला समय वैश्विक राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।